गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, अपनी लास्ट वीडियो में हमने कुछ टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस किए थे और आज उसी टॉपिक को हमारा ये लास्ट वीडियो है। प्लानिंग इज ओवर आफ्टर टुडेज लेक्चर। सो हम जो हैं टाइप ऑफ प्लान्स के जो बचे हुए टाइप्स थे वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं आपको ये करवा दूंगी। तो पहला जो हमारा प्लान है, आज 3 प्लान्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड रूल्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, सो ये ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड रूल्स हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने ये नहीं अटेंड किया वीडियो लेक्चर, तो पहले आप लास्ट का वीडियो लेक्चर अटेंड करोगे, फिर आज का ये करोगे अटेंड। ठीक है, क्योंकि ये टाइप ऑफ प्लान है तो इसके लिए आपको मीनिंग ऑफ प्लान पता होना चाहिए, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से बताया। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सीक्वेंस टू कैरी ऑन एक्टिविटीज। लाइक मुझे कोई भी काम करना है और उस काम को पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो जब भी एक काम को करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़े इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। कोई भी काम करने के लिए अगर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज स्टेप वाइज, वन बाय वन परफॉर्म करनी है, तो वो प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ इसीलिए लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि वो सारे स्टेप आपको वन बाय वन, मतलब जब तक आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे आप सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते। आप सेकंड स्टेप कंप्लीट करोगे फिर आप थर्ड स्टेप पे जाओगे। तो इस तरह से क्या होता है कि वी हैव टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज वन बाय वन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि फर्स्ट परफॉर्म करो, देन गो टू सेकंड स्टेप, देन आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड स्टेप यू कैन गो टू थर्ड स्टेप। इस तरह से हमें अपने काम को पूरा करना होता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है डेट रिकवरी प्रोसीजर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। डेट रिकवरी प्रोसीजर में क्या है स्टूडेंट्स, लाइक आपने क्रेडिट सेल की थी, अभी आपको डेट रिकवर करने हैं, उनसे पैसा लेना है। ठीक है, जो भी ड्यू टाइम था, जो ड्यू डेट थी वो आ चुकी है, पर आपके जो डेटर्स हैं उनसे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे उनसे पैसे रिकवर करने हैं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, जो स्टेप हैं वो वन बाय वन मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं उन्हें एक रिमाइंडर भेजूंगी, रिमाइंडर लेटर भेजूंगी, एक उन्हें याद दिलवाऊंगी कि हाँ जी आपने मुझसे उधार सामान लिया था और जो ड्यू डेट थी वो आ चुकी है, तो यू शुड पे योर डेट्स। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैं उन्हें फ़ोन करूंगी। मैंने उन्हें कॉल की, उनसे बात की कि हाँ जी मैंने आपको लेटर भी भेजा था बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज मैं आपको फिर से कॉल कर रही हूँ याद दिलवाने के लिए कि आपकी जो भी ड्यू डेट है वो आ चुकी है और आपको अपने डेट्स पे करनी है, जो आप टाइम पे कर दो। स्टिल दे आर गिविंग नो रिस्पॉन्स टू यू। आप उनसे पर्सनल मीटिंग करोगे, एक मिलने जाओगे। ठीक है, मिल के उनको आप बताओगे सब कुछ की, लेटर भी भेज चुके हैं, कॉल भी कर चुके हैं, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो अभी हम आपसे पर्सनली मिलने आए हैं। इसके बाद भी अगर आप अपने डेट्स पे नहीं करते तो हमें कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लेना पड़ेगा। स्टिल उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लास्ट में आप क्या करते हो, उन्हें स्यू करते हो, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेते हो। तो स्टूडेंट, अगर कोई मेरे पैसे नहीं दे रहा तो सीधा मुझे कोर्ट में भाग के नहीं जाना, क्योंकि कोर्ट भी मुझसे यही पूछेगी कि क्या आपने उन्हें रिमाइंडर भेजा, क्या आपने उन्हें कॉल की, आपने मिल के बात की कि क्या प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन रीजन है पेमेंट ना दे पाने का, या क्या पता वो भूल ही गए हो पेमेंट करना और मैं सीधा कोर्ट में चली जाऊं, कोर्ट उन्हें बोले, कोर्ट के कहने पे मैं उनको रिमाइंडर भेजूं और वो मुझे पेमेंट दे दे। तो इस तरह से मुझे सबका टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले मेरे को प्रोसीजर फॉलो करना है कि मैंने किसी को उधार सामान दिया है, ड्यू डेट आ चुकी है, उसने पैसे नहीं दिए, तो वी हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर कि क्या होगा इसमें कि आप पहले उन्हें रिमाइंडर लेटर भेज रहे हो, कुछ टाइम दे रहे हो उनको, फिर आप उन्हें फ़ोन कर रहे हो। ठीक है, फिर आप उसके बाद पर्सनली भी उनसे मिल के टाइम दे रहे हो कि आपके पास 14 डेज़ का टाइम है, अगर इन 14 डेज़ में आप पेमेंट नहीं करते सो हमें कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। एट द लास्ट, मतलब आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर पेमेंट, देन यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। सारे स्टेप लेने के बाद भी आपकी बात नहीं बनी, आपको पैसा नहीं मिला, अभी आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लो, उनको स्यू करो कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, तो प्रोसीजर आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है। कोई भी काम करना है तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जो स्टेप बाय स्टेप होगी।
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया डेट रिकवरी प्रोसीजर का, कि कैसे अपने डेट्स को रिकवर करने के लिए इन पर्टिकुलर स्टेप्स को हमें 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मेथड की। देखो यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स बना सको, ठीक है। मेथड होता है वे ऑफ डूइंग, किसी काम को करने का तरीका। ओके अगर मैं सीधा सा एक एग्जांपल लूँ, अभी आपने 11th के अकाउंट्स में अपना पढ़ा होगा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। सिलेबस में आपने 2 मेथड्स तो अच्छे से पढ़े भी हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़े हैं ना। तो अभी कोई कंपनी एक टाइम पे कोई एक ही मेथड चूज करेगी, या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करेगी या फिर वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चूज करेगी। मेथड चूज करने के बाद क्या होगा, वी विल बी एबल टू नो द वे ऑफ डूइंग। एक मेथड को चूज करने के बाद मुझे वे ऑफ डूइंग पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि हर बार मुझे मशीनरी पे, बिल्डिंग पे या अपनी जो भी फिक्स एसेट्स हैं उस पे इस रेट से, इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, या तो मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है या मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। मेथड चूज किया है, अब मुझे पता है, मुझे बार बार थोड़ा पूछना पड़ेगा भी मैं कौन सा मेथड लगाऊं, या दोनों लगा दूं, या मैं कंफ्यूज ही बैठी हूँ कि कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं। नहीं, आपको पता है कि आपकी कंपनी में कौन सा मेथड चूज किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंट्स बना रहे हो तो उस मेथड से अपना काम खत्म करो, ठीक है। उस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, फिक्स एसेट्स की वैल्यू निकालो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करो। सो मेथड्स टेल अस द वे ऑफ डूइंग। ओके वे ऑफ डूइंग बताते हैं, काम को करने का तरीका बताते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज एम्प्लॉइज को एडवांस में पता है भी मुझे इस तरीके से काम करना है। एक तो एक काम को करने के 4 तरीके हैं। हर वर्कर आधा घंटा 1 घंटा खराब करे कि मैं ए मेथड लगाऊं, बी मेथड लगाऊं, सी लगाऊं या डी लगाऊं। इससे अच्छा आपने एम्प्लॉइज को बता रखा है कि इफ देयर आर 4 मेथड्स ए बी सी एंड डी, वी विल चूज सी। हमें सी मेथड से काम करना है। तो अब एम्प्लॉइज को सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, उन्हें पता है कि मेरे को ये मेथड लगाना है, हर एम्प्लॉई उसी मेथड से अपना काम शुरू कर देगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उनके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए, कॉस्ट कम हो गई। जब भी कोई पर्सन एफिशिएंटली सोच समझ के विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज कोई काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट तो रिड्यूस होगी। ना तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया सोचने में, ना वो रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करने का तरीका भी तो उनको बताएंगे ना। हम एक मेथड से काम करना है, हमने एम्प्लॉइज को बता दिया भी इस मेथड से काम करना है। अगर किसी एम्प्लॉइज को वो मेथड यूज करना नहीं आता तो वो बोलेगा आपको कि सर ये मेथड तो मुझे नहीं आता लगाना। आप उसे समझाओगे, और जब आप एडवांस में उसे समझा चुके हो तो वो गलती क्यों करेगा, ठीक है। माइनर चांसेस होते हैं गलती होने के, अदरवाइज आपने एडवांस में उनको बता दिया कि आपने इस मेथड से काम करना है, ठीक है। तो अगर उसे वो मेथड नहीं लगाना आता था, आपने उसको ट्रेनिंग भी दे दी, समझा भी दिया, तो वेस्टेज कम होंगी और रिसोर्स, ये जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद मिनिमम फटीग, थकावट कम, सोच समझ के प्री प्लान मैनर में, ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं तो मिनिमम फटीग, मतलब एम्प्लॉइज को जो फटीग है, जो थकान है वो कम से कम होगी, ठीक है। बिकॉज दे ऑल आर रेडी इन एडवांस, सबको एडवांस में पता था मुझे इस मेथड से इतनी देर ये काम करना है। समझ आ गया आपको। तो मेथड बिल्कुल सिंपल था। मेथड का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग, काम को करने का तरीका। और ऐसा क्यों बताया हुआ है, काम को करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से बेस्ट मेथड को चूज करना। एंड कौन सा होगा बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड ये होगा जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और जिससे एम्प्लॉइज को फटीग भी कम से कम फील होगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्लान, बजट। बजट बनाना, ठीक है। घर में हमारी मम्मियाँ बनाती हैं ना, पापा बनाते हैं, पूरे मंथ का बजट बनाते हैं कि इस महीने हमें किस चीज़ पे कितना खर्चा करना है, बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्चा है, ट्यूशन फीस का कितना खर्चा है, पॉकेट मनी का उनका कितना खर्चा है, ठीक है, कपड़ों पे कितना लगेगा, जूतों पे कितना लगेगा, फ्रूट वेजिटेबल्स पे कितना लगेगा, बिल्स कितने पे करने हैं। तो वो होता है बजट। मतलब बजट में होता है कि हर एक अलग अलग एलिमेंट को एक जो होता है ना न्यूमेरिकल फिगर असाइन करना, नंबर्स की टर्म में सोचना, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस की टर्म में सोचना, वो होता है आपका बजट।
अलग अलग एक्टिविटी पे, लाइक बिल्स पे 2000 लग जाएगा, पढ़ाई पे 5000 लग जाएगा, किचन में 2000 लग जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में अपनी बात को एक्सप्रेस करना, नंबर्स में अपनी बात को एक्सप्लेन करना, वो होता है आपका बजट। तो कंपनी में भी यही है, ठीक है। कंपनी में मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अपने खर्चे रहेंगे। तो यहाँ मैनेजमेंट क्या कर रही है, बजट डिसाइड कर रही है कि आपका मैक्सिमम खर्चा इतना होगा, आपका मैक्सिमम खर्चा इतने का हो सकता है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट का इतना हो सकता है। तो ये होता है हमारा बजट, जहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि अलग अलग एक्टिविटीज पे कितने अमाउंट का खर्चा हो सकता है, कितना अमाउंट मुझे स्पेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, हर एक्टिविटी पे कितना खर्चा आएगा, हाउ मच आई हैव टू स्पेंड, ठीक है, वो होता है आपका बजट। बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखी है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ। जो बजट होता है वी कैन से वो आपकी प्लानिंग भी है, वो आपकी कंट्रोलिंग भी है। कैसे, आप बजट एडवांस में बना रहे हो कि इस मंथ में परचेज डिपार्टमेंट का इतना खर्चा होना चाहिए, सेल्स का इतना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इतना, ठीक है, जो भी उनका रिफ्रेशमेंट का रहेगा, स्टेशनरी का रहेगा, छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं, आपने बजट असाइन कर दिया, आपने प्लानिंग की, दैट मीन्स कि आपका इस मंथ में इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग हो गई। अब मान लो किसी का खर्चा उस बजट से बाहर चला गया, आपने इनको बोला था कि आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो खर्चा है 20 का होना चाहिए, इनका हो गया 30,000 का। अब यही बजट आपको कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करेगा। आपने उनको कितना बजट असाइन किया था, 20,000 का, उन्होंने खर्चा 30,000 का कर दिया। तो अब क्या आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करोगे? आप पूछोगे नहीं उनसे भी कैसे हो गया 10,000 का खर्चा फालतू, कहाँ लगाया आपने? रिफ्रेशमेंट पे ज़्यादा लग गया, स्टेशनरी पे ज़्यादा लग गया, कोई चीज़ टूट गई थी उसको रिपेयरिंग करवाने में खर्चा लग गया, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों आया? आप अगर आपको लगता है, जब आप उनसे डिटेल मांगोगे और आपको लगता है कि ये खर्चा तो अननेसेसरी है, ज़रूरी ही नहीं था, आप उस पर रोक लगा दोगे। सो वी कैन से बजट वर्क्स एज अ प्लानिंग टूल एंड कंट्रोलिंग टूल बोथ। ये आपके लिए एक प्लानिंग टूल भी है क्योंकि आप प्लान कर रहे हो, एडवांस में असाइन कर रहे हो सबको उनका बजट, और ये एक कंट्रोलिंग टूल भी है क्योंकि इसके बेस पे आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। आपने किसी को 20,000 का बजट दिया और वो डिपार्टमेंट 30,000 का खर्चा कर रहा है, आप उनसे पूछोगे भी एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ हुआ, क्यों हुआ, और अगर आपको वो रीजन अननेसेसरी लगे, फालतू का लगे, तो आप उस चीज को कंट्रोल करो, ठीक है। बजट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, सिंपल है बिल्कुल ये। अभी बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम और डिटेल स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट, सारा का सारा प्रोग्राम, सारा की सारी डिटेल उस प्रोग्राम के अंदर होगी। कौन काम करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो होता है आपका प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपसे, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना है कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है एम्प्लॉइज के लिए, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कितने एम्प्लॉइज अटेंड करेंगे, कौन उसको कंडक्ट करेगा, गेस्ट कौन होंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है, उन गेस्ट का वेलकम कौन करेगा, कितनी देर का ये सेशन रहेगा, उसके बाद रिफ्रेशमेंट कैसे होगी, उस रिफ्रेशमेंट की मैं किसको दूँ जिम्मेवारी कि हाँ जी ये गेस्ट आएंगे, वेलकम तो आपने करना है, 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन हो गया, उसके बाद वर्कर्स को इस जगह पे खाना खिलाना है, गेस्ट को दूसरी जगह पे खाना खिलाना है। मतलब इस तरह से हु, हाउ, व्हेन, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसी एक एक्टिविटी का कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो डिटेल स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी प्रोग्राम को कही जाएगी, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैनेजमेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम और भी होते होंगे। तो उसका ले डाउन करना, प्रोग्राम में आप ले डाउन करते हो व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक जॉब। एक पर्टिकुलर काम को कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। आपके घर शादी है, मैरिज का कोई प्रोग्राम है, एंगेजमेंट का कोई प्रोग्राम है, उसमें आप क्या केटरिंग का किसको देना है, डेकोरेशन का किसको देना है, ठीक है। मतलब हर किसी की ड्यूटीज असाइन कर देते हो ना, ताकि एंड पॉइंट पे कोई गड़बड़ ना हो।
तो वो क्या है, वो प्रोग्राम है पूरा। भी आप एडवांस में एक प्रोग्राम बना रहे हो, भी ये शादी का कोई भी फंक्शन हमारे घर मैरिज का फंक्शन है, उसमें केटरर्स ये आएंगे, डेकोरेटर्स ये आएंगे, सफाई वाले ये आएंगे, इतने हमारे गेस्ट होंगे जो फंक्शन को अटेंड करेंगे, ठीक है। कहाँ पे होगा फंक्शन, प्लेस डिसाइड करना। तो उसी तरह कंपनी में भी होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वो कहाँ होगा, कितने एम्प्लॉयज आएंगे, कितने गेस्ट आएंगे, कितने स्पीकर्स आएंगे जो बोलेंगे, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच बोलेंगे, उनका खाना कहाँ होगा, ठीक है, उनको हम क्या मतलब गिफ्ट देंगे, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग एडवांस में सोचना। और इसी से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कोई होने जा रहा है और आपने मेन क्वेश्चन ही पहले मतलब मेन ये जो चीज़ें हैं वो सोची ही नहीं, तो क्या एकदम से आप अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर दोगे? नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंडक्ट करना है ना, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को पहले ही सोचना है कि कोई भी काम कैसे होगा, कौन करेगा, काम क्या है, कब करेंगे, ठीक है, इस सब चीज़ों को ले डाउन करना, वो आपका प्रोग्राम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी बनाना भी दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्लान। स्ट्रेटेजी जो नॉर्मली ये टर्म है ना, वो राइवल्स के लिए यूज होती है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और उसको पीछे छोड़ने के लिए आपको क्या करना है। उस टाइम पे जो प्लानिंग आपकी होती है ना, उसको मैं स्ट्रेटेजी बोलूंगी। प्लान फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द एक्टिविटीज ऑफ राइवल। आपका कॉम्पिटिटर टीवी पे ऐड दे रहा है तो मुझे भी टीवी पे ऐड देनी है। आपके कॉम्पिटिटर ने कोई डिस्काउंट स्कीम निकाली है, बाय 1 गेट 1 फ्री, मुझे भी कोई स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी, गेट 50% डिस्काउंट और बाय 1 गेट 1 फ्री अगर उन्होंने निकाली है तो मैं कुछ और सिमिलर टाइप की लॉन्च करूंगी। बट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपका राइवल, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और उसको पीछे छोड़ने के लिए, उसको जवाब देने के लिए आप जो काउंटर प्लान बनाते हो ना, वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। काउंटर प्लान अगेंस्ट योर राइवल एक्टिविटीज, ठीक है। या कोई भी काम आपको करना है, उस टाइम पे आप कोई भी काम को करने से पहले जो डिसाइड कर रहे हो, तो वो आपकी क्या है, स्ट्रेटजी है। अ प्लान फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द एक्टिविटीज ऑफ राइवल। जो स्ट्रेटजी होती है ना, दैट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि जो स्ट्रेटजी होती है वो 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। कितनी तरह की हो सकती है स्ट्रेटजी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेटजी होती है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स अवेलेबल है ना, उनको कंसीडर करते हुए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो। और एक्सटर्नल स्ट्रेटजी होती है फैक्ट्री के बाहर जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करते हुए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेटजी होती है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करके बनाई जाती है। एक्सटर्नल स्ट्रेटजी होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करके बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना है। अब इंटरनल स्ट्रेटजी, आप अपनी कंपनी के अंदर के फैक्टर देख रहे हो कि क्या मेरे पास इस पर्टिकुलर चैनल को चूज करने के लिए फाइनेंस अवेलेबल है, क्या मेरे पास वर्कर अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या मुझे पता है कि इस स्ट्रेटजी से काम कैसे होगा। और एक्सटर्नल स्ट्रेटजी होती है कंपनी के बाहर अपने राइवल को देखना कि मेरे राइवल की क्या स्ट्रेटजी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसने कौन से जो है यूज कर रहा है। वो समझ आ रही है आपको मेरी बात? इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से समझ लो, कोई इसमें कोई साइंटिफिक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। इंटरनल स्ट्रेटजी वो होगी जो बनाते टाइम आप कंपनी के अंदर के फैक्टर को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको मान लो सेल बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाने के लिए मुझे डिस्काउंट देना है, तो क्या मेरे पास इतने फंड हैं, मैं डिस्काउंट अफोर्ड कर सकती हूँ। या मुझे टीवी पे ऐड देनी है, तो क्या वो मीडिया मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं टीवी पे ऐड दे सकूँ। या मुझे न्यूज़पेपर चूज करना चाहिए, या मुझे रेडियो चूज करना चाहिए, या होर्डिंग्स। मतलब आपको बहुत सारे मीडियाज अवेलेबल हैं ऐड देने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए। तो आप अपने खुद के पहले फैक्टर कंसीडर करोगे कि मैं क्या, मतलब मेरे पास फाइनेंस है, होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, टीवी में ऐड दे सकते हैं, वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो पे ऐड दे सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सो मेनी मेथड्स आर देयर। पर क्या उन सब के लिए आपके पास पैसा है? ठीक है, अंदर का, अपने कंपनी के अंदर के फैक्टर को कंसीडर कर रहे हो। और एक्सटर्नल स्ट्रेटजी होती है बाहर का कंसीडर करना, आपका राइवल क्या कर रहा है,
आपका कॉम्पिटिटर कैसे ऐड दे रहा है वो चीज़ अगर आपका राइवल टीवी पे ऐड दे रहा है तो मुझे भी टीवी पे ऐड देनी है। तो इस बेसिस पे स्ट्रेटेजीज को डिवाइड किया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर के फैक्टर कंसीडर किए, इंटरनल स्ट्रेटेजी है। कंपनी के बाहर के फैक्टर कंसीडर किए, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ हमारा प्लानिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन था मैनेजमेंट का, फीचर्स हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई, प्लानिंग प्रोसेस हो गया और टाइप ऑफ प्लान्स हो गए, जिसमें से 3 प्लान मैंने लास्ट वीडियो में बताए और 5 मेन प्लान्स। देखो आप स्टूडेंट सिर्फ इतना भी करोगे ना, सिर्फ इतना, ये जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है थोड़ा बहुत बुक में देख लोगे तो भी आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ कंसीडर कर लिए, सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इसे रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।